हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। MPTET वर्ग 2 साइंस के आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और आज आपने दोनों शिफ्टों का एनालिसिस भी देखा होगा। ठीक है, तो आपका जो प्रकाश एवं ध्वनि वाला चैप्टर है, इससे आपके दोनों ही शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, खासकर ध्वनि वाले टॉपिक से। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आपका प्रकाश से क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद आपके जो ध्वनि वाला टॉपिक है, इससे आपके दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रकाश के बारे में काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो उसको हम बाद में देख लेंगे यदि टाइम रहेगा। अभी हम ध्वनि वाले टॉपिक को देख लेते हैं। ठीक है, और ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक सेशन के माध्यम से ये कवर नहीं हो पाएगा। तो जितनी चीज़ें भी पॉसिबल हैं आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसके बाद एक और लेक्चर रहेगा जिससे आपके ध्वनि वाला टॉपिक है, जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी सारी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, ध्वनि में आपको ध्वनि पढ़ने से पहले तरंग गति पढ़नी होती है, क्योंकि आपकी जो ध्वनि होती है, ठीक है, जैसे आपका जो प्रकाश है तो पूछ लेता है कि किस प्रकार की एक तरंग है। हमने पढ़ा था प्रकाश दो प्रकृति के रूप में होता है। एक तो आपकी तरंग के रूप में कुछ लोग मानते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में होता है, और कुछ लोग मानते थे कण के रूप में होता है। ठीक है, जो आइंस्टीन थे उन्होंने कण माना था। तो टोटल मिलाकर के जो प्रकाश है वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, कौन सी? अनुप्रस्थ। तो जो तरंगें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, तो जो आपकी ध्वनि होती है वो एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ये आपके पिछली बार वर्ग 2 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि है, ऑप्शन दिया था अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, उपर्युक्त दोनों या कोई नहीं, तो अनुदैर्घ्य तरंग थी। ठीक है, तो हम देखते हैं तरंग, और आज काफ़ी क्वेश्चन तरंग से भी पूछे गए हैं। तो तरंग यानी वेव्स क्या होती हैं? तो तरंगों की द्वारा, मतलब जो तरंगें होती हैं इनके द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? तरंगें कहते हैं। ठीक है, तरंगों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक तो यांत्रिक तरंगें होती हैं और दूसरी होती हैं अयांत्रिक तरंगें। आपको रटना कुछ नहीं है, यदि आप समझ करके इसको बस देखते जाएंगे तो सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो तरंग क्या होती है? ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भेजने का साधन है वो तरंग है। तो ये तरंगें जो है वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो मैकेनिकल वेव्स और दूसरी नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यानी यांत्रिक तरंगें और अयांत्रिक तरंगें। तो अब हम देखते हैं यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं। वे तरंगें जो किसी माध्यम आपको पता होते हैं, ठोस, द्रव और गैस माध्यम होते हैं। ठीक है, तो हम इनको अच्छे से पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री वाले टॉपिक में। ठीक, तो वे तरंगें जो किसी माध्यम यानी ठोस, द्रव और गैस में संचरित होती हैं वो यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। इन तरंगों के किसी माध्यम में संचरण के लिए आवश्यक है कि माध्यम में प्रत्यास्थता व जड़त्व के गुण मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो वे यांत्रिक तरंगें, मतलब आपके यांत्रिक तरंगों को माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो अयांत्रिक तरंगें होती हैं उनके लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो यांत्रिक तरंगें हैं ये दो प्रकार की होंगी, आपकी अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें। तो जो ध्वनि होती है उसका अध्ययन हम अनुदैर्घ्य तरंग के अंतर्गत करते हैं और प्रकाश का अध्ययन हम अनुप्रस्थ तरंग में करते हैं। तो याद रखेंगे, आपसे पूछ लेता है कि तरंगें कितने प्रकार की होती हैं और आप बेसिकली बताते तो सही हैं कि दो प्रकार की, लेकिन आप ये नहीं बताते कि यांत्रिक और अयांत्रिक प्रकार होते हैं। फिर यांत्रिक का ही प्रकार होती हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, आप डायरेक्टली बता देते हैं कि दो प्रकार में आपकी अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगें हैं, जो कि गलत होता है। ये आपके यांत्रिक तरंग के दो प्रकार होते हैं, इन्हीं में हम संपूर्ण प्रकाश और आपकी ध्वनि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अनुप्रस्थ तरंगें क्या हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें जब किसी माध्यम में तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत रहेगी तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ कहेंगे। ठीक है, मतलब लंबवत होगी तो वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होंगी। और अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस माध्यम में एवं जो द्रव पदार्थ होता है उसकी केवल ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जाती हैं। बाकी आप कहें कि जो द्रव है उसकी निचली सतह पर तो ये उत्पन्न नहीं होंगी, ना ही आपके गैस माध्यम में। तो याद रखेंगे, जब किसी माध्यम में तरंग की गति, मान के चलिए आपके ठोस में तरंग गति कर रही है, तो इसके कणों के बीच जो कंपन होगा उसकी दिशा यदि लंबवत है तो वो आपकी अनुप्रस्थ तरंग होगी।
और अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम में, ठोस में आपके संपूर्ण ठोस में, ठीक है, लेकिन जो द्रव होगा उसकी केवल ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जाती हैं। ध्रुवों के भीतर और गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जाती। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगें गमन करती हैं, ठीक है। अब देखिए, अनुप्रस्थ तरंगें शीर्ष यानी क्रस्ट और गर्त यानी थ्रोट के रूप में संचरित होती हैं। तो सुरंग और गर्त बनाती हुई कौन सी तरंगें चलती हैं, तो ये भी आपसे पूछेगा। तो वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अभी आप देखेंगे संपीड़न और विरलन के रूप में कौन सी तरंगें चलेंगी, तो वो अनुदैर्घ्य होंगी। तो दोनों में अंतर होते हैं। और ये याद भी रखेंगे आपकी शीर्ष और गर्त जो होते हैं इनसे आपके तरंगदैर्घ्य का निर्माण होता है। तो आगे चल के तो आप सारी चीज़ें याद रखिए। तरंगें क्या होती हैं, ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने को ही तरंग कहते हैं। तरंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक। अब यांत्रिक तरंगें भी दो प्रकार की हो गई, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। तो अनुप्रस्थ आपने देख लिया। अब देखिए अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के यहाँ अनुदेश नहीं अनुदिश होगा या समांतर होती हैं, मतलब वही माध्यम रहेगा आपका और उसी दिशा में ये किरणें कंपन करेंगी, तो वो आपकी अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अनुदैर्घ्य तरंगें सभी माध्यमों में, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सभी में उत्पन्न की जाती हैं। तो ये भी याद रखेंगे आप। और यह तरंगें संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती हैं। आपकी अनुदैर्घ्य तरंगें संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती हैं, जबकि आपकी जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो सुरंग और गर्त बनाती हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एक सुरंग होता है, एक गर्त होता है, ठीक है। तो ये अब देखिए, संपीड़न वाले स्थान पर माध्यम का दाब और घनत्व अधिक होता है। मतलब जो संपीड़न का स्थान होगा वहाँ पर आपका दाब और घनत्व यानी डेंसिटी और जो प्रेशर रहेगा वो अधिक होगा, जबकि विरलन वाले स्थान पर माध्यम का दाब और घनत्व कम होता है। तो आप समझ गए होंगे यांत्रिक तरंगों में अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ जो आपके कंपन करने वाले कण की दिशा के लंबवत होती हैं और वो अनुप्रस्थ होती हैं, और जो समांतर होती हैं या अनुदिश होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि आपकी अनुदैर्घ्य तरंग होती है। आपकी अनुप्रस्थ ये डिफरेंट बता रहा है दोनों में, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगें सुरंग गर्त बनाती हुई चलती हैं, जबकि आपकी अनुदैर्घ्य तरंगें संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं, ठीक। अब देखिए, वायु में उत्पन्न तरंगें, जितनी भी वायु से उत्पन्न तरंगें होंगी, भूकंप तरंगें होंगी, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें होंगी, ये सभी की सभी अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि बताइए कौन सी अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन में दे दिया वायु से उत्पन्न तरंगें, भूकंप तरंगें, स्प्रिंग से उत्पन्न तरंगें, तो ये सब आपकी अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। तो ये हुआ यांत्रिक तरंग और उसके प्रकार। अब देखिए अयांत्रिक तरंगें। अब जो अयांत्रिक तरंगें हैं इसी को विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं, यानी नॉन मैग्नेटिकल वेव्स, ठीक है। तो यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त जितनी भी तरंगें बच जाती हैं वो सब की सब आपकी अयांत्रिक तरंगें होंगी, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा वे तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, जैसे प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें, एक्स तरंगें आदि। ये सब आपकी अयांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। इनमें किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि यांत्रिक तरंगें जो है ठोस, द्रव और गैस माध्यम में संचरित होती हैं। फिर उसमें भी अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य हो जाती हैं। तो जो अनुप्रस्थ होती हैं वो केवल ठोस और द्रव की ऊपरी सतह पर, जबकि आपकी अनुदैर्घ्य तरंगें सभी माध्यमों में चलती हैं, ठीक। अब देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, मतलब विद्युत चुम्बकीय मतलब अयांत्रिक तरंगें। तो अयांत्रिक तरंगों में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तलों में कंपन करते हैं तथा रिक्त स्थान में प्रकाश की चाल से आगे बढ़ जाते हैं। इन क्षेत्रों के संचरण की दिशा उन तलों के लंबवत होती है जिनमें ये स्थित होते हैं। इस प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंगें सदैव अनुप्रस्थ होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी होंगी, तो सब की सब विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। तथा इन तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻⁻40 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक होता है। कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंगें आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरंग का जो है तरंगदैर्घ्य कितना है, आवृत्ति परिसर कितना है, किस तरंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, किस तरंग की खोज किसने की थी, ठीक है। तो आइए एक सारणी के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपको तरंग के नाम और उनके खोजकर्ता याद रखने हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले गामा किरण होती हैं। गामा किरणों की खोज की थी बेकुरल ने। ठीक, अब इनका जो तरंगदैर्घ्य परिसर होता है वो 10 के ऊपर -14 मीटर से 10 के ऊपर -10 होता है। यदि आप एक क्रम से याद रखते हैं तो फिर ये आसानी से याद रहेंगे, क्योंकि घटता क्रम दिया गया है, सॉरी घटते रूप में दिए गए हैं। ठीक है, आवृत्ति परिसर 10 के ऊपर 20 से 10 के ऊपर 18 हर्ट्ज में होता है। ठीक, अब इसका जो गामा किरण है इसका उपयोग वेधन इनकी जो वेधन क्षमता है वो अधिक होती है और इनका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। इसके बाद गामा के बाद एक्स किरणें खोज की थी रोंटगन ने। इसका जो परिसर है आप देख सकते हैं, यहाँ इसका एंड है और इसकी शुरुआत हो रही है। तो 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर होता है। इसका 10⁻80 से इतना होता है। ठीक है, तो मतलब ये आप देख सकते घटते ही क्रम में दिए हैं। तो यदि आप एक क्रम से याद रखेंगे तो आसानी से चीज़ें याद रहेंगी। बस आपको इनके उपयोग देखने हैं। इसका उपयोग चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। फिर है परावैगनी किरणें, इनकी खोज रिटर्न ने की थी। इसका तरंगदैर्घ्य और परिसर देख सकते हैं। परावैगनी किरणों का आपका जो उपयोग है वो सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया आदि को नष्ट करने में किया जाता है। फिर है दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने करी। इसका जो प्रयोग है वो आपको जो वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं वो सब की सब दृश्य विकिरण के कारण ही संभव है। नेक्स्ट है अवरक्त विकिरण की खोज हर्शेल ने। इसका जो प्रयोग है वो कोहरे में फोटोग्राफी करने, रोगियों की सिकाई करने और टीवी रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी लघु रेडियो तरंगें, खोज की थी हेनरिक हर्टज ने। यहाँ हर्टज होगा। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन में किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी दीर्घ रेडियो तरंगें, इसकी खोज मार्कोनी ने की थी। इसका उपयोग रेडियो और टेलीविज़न में किया जाता है। तो इतनी तरंगें, उनके खोजकर्ता और उपयोग याद रखिए, फिर ये तो आपको आसानी से याद रहेगा यदि आपको गामा किरणों का याद है। ठीक है, केवल यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाता है दृश्य विकिरण और अवरक्त विकिरण में यहाँ। ठीक, अब देखिए तरंग गति यानी वेव्स मोशन, जो तरंगें हैं वो किस प्रकार से गति करती हैं। तो देखिए, जब हम तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो पत्थर के गिरने के स्थान पर विक्षोभ उत्पन्न होता। आपने देखा होगा, ये मान के चलिए तालाब है और आप यहाँ पर पत्थर फेंकते हैं तो इस तरीके से आप देखते हैं बहुत सारा जो है विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो जो तरंगों के रूप में जल के चारों ओर फैल जाता है, यह विक्षोभ तरंगों के रूप में आगे बढ़ जाता है, जबकि माध्यम के कारण यानी जल के कारण अपने स्थान, जल क्या है, माध्यम रहेगा, तो माध्यम के कारण अपने स्थान पर तरंग गति की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे कंपन करता रहता है। इस प्रकार विक्षोभ को आगे बढ़ने की प्रक्रिया ही तरंग गति कहलाती है। तो ये तो हुई तरंग की गति। अब देखिए कंपन की कला क्या होती है, फेज ऑफ वाइब्रेशन। तो आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण के किसी क्षण पर, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्या कहा है, आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति अथवा गति की दिशा को जिस राशि के द्वारा हम निरूपित करते हैं उसे उस क्षण पर उस कण का कंपन की कला कहते। थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ अटपटी टाइप की है, बस याद रखें कि जो कंपन करता हुआ कण है जिस क्षण में वो कंपन कर रहा होता है तो उसकी वो किस गति से कंपन कर रहा है, यही नोट करने की जो प्रक्रिया होती वो कंपन की कला कहलाती है। ठीक है, अब देखिए आयाम, इनकी ज़रूरत आपको अभी आगे चल के जब आप ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ आवर्तकाल होगा। ठीक है, आपकी आवृत्ति होगी, सारी चीज़ें तो हम पहले से ही ये सारे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है, क्या कहलाता है, तो दोलन। दोलन तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, दोलन करने वाली वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोलन का आयाम कहेंगे। मान के चलिए आपने एक घड़ी देखी होगी पेंडुलम वाली। ठीक है, तो उसमें आपका जो पेंडुलम टाइप का लगा रहता है वो हिलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचना, मान के चलिए ये उसका अंतिम बिंदु दिया गया है। ठीक है, अंतिम बिंदु, और यहाँ कहीं उसका महत्तम बिंदु रहेगा, मतलब सबसे न्यून। तो यही कहा है कि दोलन करने वाली वस्तु अपनी माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोलन का आयाम कहेंगे। तरंग द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा माध्यमों के कणों के कंपन के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब जो आयाम होता है इसे स्मॉल a से व्यक्त किया जाता है। आयाम एक सदिश राशि, सदिश का मतलब इसमें दिशा और परिमाण दोनों होंगे, और ऐसा ही मात्रक इसका मीटर होता है। अब देखिए आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण
एक कंपन पूरा मतलब जितना एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेगा उसे आवर्तकाल कहा जाता है। आवर्तकाल को t से व्यक्त करेंगे। आवर्तकाल एक अदिश राशि मतलब इसमें आपकी दिशा नहीं होगी, केवल परिमाण होगा। SI मात्रक सेकंड होता है। फिर है तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा जो होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। इससे प्रदर्शित करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों में अनुप्रस्थ तरंगें गर्त और सुरंग बनाती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगों में मतलब एक पूरा चक्र कर लिया, मतलब अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत सुरंग और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य। और यदि अनुदैर्घ्य की बात करेंगे तो अनुदैर्घ्य आपकी संपीड़न और विरलन बनाते हुए चलती हैं, तो इसमें दो क्रमागत संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य कहेंगे, ठीक है। अब देखिए आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी क्या कहलाती है। तो माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन कर लेता है उसे आवृत्ति कहेंगे, और इसे n से डिनोट करते हैं, और ये होता है n बराबर 1/t। मतलब माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन पूरे कर लेता है उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति भी एक सदिश राशि है। SI मात्रक यहाँ ऐसा होगा, स्मॉल z होगा, हर्ट्ज होता है, ठीक है, हर्ट्ज। काफ़ी आपके मात्रकों से क्वेश्चन पूछेगा है। नेक्स्ट है सभी प्रकार की तरंगों में तरंग के वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच यदि संबंध पूछ लेता है तो याद रखेंगे तरंग का वेग v यानी वेलोसिटी, आवृत्ति n और तरंग दैर्घ्य लैम्डा, ये होता है आपका इन तीनों के बीच में संबंध, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ध्वनि तरंगें क्या होती हैं। सबसे पहले ध्वनि समझिए, साउंड क्या होता है। तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य हैं, अभी आपको बता चुके हैं, जबकि प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है। अब आप बता देंगे अनुदैर्घ्य क्या होता है, अनुप्रस्थ क्या होता है, ठीक है। तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। इसकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन होने से होती है, लेकिन सब प्रकार का कंपन ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। जिन तरंगों की आवृत्ति लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड के मध्य होती है, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों द्वारा होती है। मतलब जो मनुष्य होता है वो कितनी ध्वनि को सुन सकता है, तो जिनकी आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 के बीच में होती है उनकी अनुभूति हम कर पाते हैं, लेकिन यदि इससे कम रहेगी या इससे अधिक तो उनको हम नहीं सुन पाएंगे। इसी तरह से इसको 3 रूपों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं। जिनकी जो आवृत्ति है वो 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड के बीच होगी, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों द्वारा होती है और उन्हें हम सुन सकते हैं। लेकिन जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति इस सीमा से कम या अधिक होगी उसके लिए हमारे कान नहीं सुन सकते, हम उसकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अतः ध्वनि शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं तरंगों के लिए करेंगे जिनकी अनुभूति जो हमें सुनाई ही नहीं दे पा रही हैं, उन्हें हम क्या ध्वनि कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो जिनकी अनुभूति मनुष्य कर पाता है वही केवल ध्वनि कहलाती है। भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिए ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर देखिए 3 प्रकार से होता है, अवश्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें और पराश्रव्य। इसी तरह से आपको याद रखना है, तो फिर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, तो हमने अभी पढ़ा है कि हमारी जो परिसर सीमा होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, जिन्हें हम सुन पाते हैं। लेकिन यदि इससे कम रहेगी यानी 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगें कहेंगे। इसे मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है श्रव्य तरंगें। आइडियल वेव्स जो होती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000, मतलब इन्हें हम सुन पाते, नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। इन्हें श्रव्य तरंगें कहते हैं, इन्हें मनुष्य के कान सुन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पराश्रव्य तरंगें यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगें पराश्रव्य होंगी, मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें ये ध्वनि सुनाई दे जाएगी, ठीक है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि ये ध्वनि सुन सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इन तरंगों को गोल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाव विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनका तरंग दैर्घ्य छोटा होने के कारण
इन्हें एक पतले किरणपुंज के रूप में बहुत दूर तक भेज सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे कहेंगे संकेत भेजने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपकी पराश्रव्य तरंगें हो गई। तो ये एग्जाम्पल याद रखेंगे आप। समुद्र की गहराई पता लगाने में तो भी आपके किसका उपयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का। ठीक है, वैसे पूछते हैं समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापते हैं, तो वो आपका फेदम होता है। तो आपको मापक यंत्र भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को यदि साफ करना है तो इसमें भी आपकी किन तरंगों का प्रयोग करेंगे, पराश्रव्य तरंगों का। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। नेक्स्ट है कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में भी इसी का प्रयोग होगा, पराश्रव्य तरंग का। दूध के अंदर से हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार में भी आपकी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। मस्तिष्क में यदि ट्यूमर हो गया है तो उसका पता लगाने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अन्य चीज़ें पढ़ेंगे। जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होता है, उसी तरह से ध्वनि का भी परावर्तन, ध्वनि का भी अपवर्तन होता है। इसके बाद विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल होती है, जैसे प्रकाश की चाल होती थी। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद यदि टाइम रहता है तो विद्युत और आपके चुंबक से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उस टॉपिक को भी, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो आपके साथ में डिस्कस कर लेंगे। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।